हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्वेल्थ बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, PYQ हैं आपके। और इसमें हम चलिए देखते हैं कि सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो चलिए हम बिना देर के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें 5-6 टॉपिक को देखेंगे। वैसे हमने पिछली छोटे छोटे वीडियोस टॉपिक वाइज उसके डाल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक समरी लेक्चर दे रहे हैं जिसमें आप पूरा देख सकते हैं। ठीक, जैसे वहाँ पे आपको एक एक टॉपिक खोज के देखना है, यहाँ आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। एक पहला टॉपिक दोस्तों जो हमारा है वो स्कंदन है। इस पर भी हमने पहले से वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप सिंगल टॉपिक देख सकते हैं। तो स्कंदन क्या होता है दोस्तों? जब कोलाइडी कणों के ऊपर से वैद्युत आवेश को हटा दिया जाता है तो कोलाइडी कण आपस में संयुक्त होकर नीचे तली में बैठ जाते हैं। ठीक, और अवक्षेप का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक, तो स्कंदन में कहने का मतलब यही है दोस्तों कि किसी कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उसमें से क्या करते हैं, जब उसके आवेश को हटा देते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, जाके बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या होती है? स्कंदन कहलाती है। तली में बैठने के बाद वो अवक्षेप का निर्माण करते हैं, मतलब वो इकट्ठा हो जाते हैं। इसी को हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। ठीक, तो यही होता है। और इसके बाद ये स्कंदन हो गया। इसका अगर हम दूसरा परिभाषा देखना चाहें तो ये भी हो सकता है कि किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही स्कंदन कहलाती है। इसे भी हम कह सकते हैं, ये छोटा थोड़ा हो गया, इसे भी आप लिख सकते हैं कि किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक, तो अगला हम देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा क्या है? मोलर चालकता क्या होता है। ठीक, मोलर चालकता इसमें हम देख लेते हैं। मोलर चालकता क्या होता है दोस्तों? किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। इसे आणविक चालकता भी कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इस पे भी हमने अभी जल्दी वीडियो डाला था कि दोस्तों मोलर चालकता क्या होता है कि किसी विद्युत अपघट्य के, मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है, जैसे विद्युत अपघट्य NaCl हमने ले लिया, उसके 1 ग्राम अणु को जब हम घोलते हैं तो जो विलयन की चालकता हमें प्राप्त होती है, जो घोले गए विलयन की चालकता प्राप्त होती है, उस विलयन की जो मोलर चालकता होती है उसे, मतलब उसी चालकता को हम उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, इसे आणविक चालकता भी कहते हैं। इसे हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये बताया भी था आपको पिछले वीडियो में कि यहाँ पे जब हम NaCl को इसमें हम घोलते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ यही होते हैं जो जल में घोलने के बाद अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उनमें से धारा का प्रवाह होने लगता है, उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, तो अगला हम देख लेते हैं कि दोस्तों क्या होता है। अगला देखेंगे हम कोलराउस का नियम क्या होता है। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं कोलराउस का नियम क्या होता है दोस्तों। कोलराउस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक, कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तन्यता पर, जैसे उसकी तन्यता जो है हमें वो अनंत लेनी है, इनफाइनाइट लेनी है, तो अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब यही है दोस्तों, जैसे मोलर चालकता को हमने पिछले, अभी अगला टॉपिक जो बताया है पीछे वाला, उसमें हमने बताया मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो लैम्डा एम ये हो गया, इसकी मोलर चालकता हो गई। अब यहाँ पे इसकी तनुता जो हो गई, इसको हम इनफाइनाइट ले रहे हैं, और जो विद्युत अपघट्य हमने लिया वो NaCl लिया। ठीक, तो अनंत तनुता पर, मतलब अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होती है वह उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यहाँ पे जो धनायन इसके टूटे हैं, NaCl के जो धनायन तथा ऋणायन टूटे हैं, यहाँ पे लैम्डा एम, लैम्डा इनफाइनाइटियम जो Na प्लस है, प्लस में आप लैम्डा इनफाइनाइटियम Cl माइनस है, इसका धनायन और इसका ऋणायन मतलब दोनों की योग के बराबर होती है। ठीक, तो ये हो गया कोलराउस का नियम, हमने पिछले वीडियोस में भी बताया, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक, और अगला हम देखते हैं दोस्तों कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव पे भी
भी हमने पहले वीडियो बना दिया है, वहाँ से जाके आप टिंडल प्रभाव को भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है दोस्तों, जब कोलाइडी बेलेन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा में लंबवत देखने पर उसमें से एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, जब कोलाइडी बेलन को हम किसी अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो उसमें से प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, जब उसको हम प्रकाश की दिशा में लंबवत देखते हैं तो एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस शंकु जैसी आकृति दिखाई दे रही है जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके रूम में कहीं छोटा सा होल हो और वहाँ से जब प्रकाश की किरण आती है तो आपको वहाँ पे देखने को कुछ अलग सा दिखता है, वहाँ वही टिंडल प्रभाव है। वहाँ से आप जाके आप देख सकते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, वहाँ से आप शंकु जैसी आकृति देखने को पा जाएंगे। ठीक, तो ये हुआ आपका टिंडल प्रभाव कि जब कोलाइडी बेलन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा में लंबवत देखने पर उसमें से एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे जैसे प्रकाश स्रोत से हमने प्रकाश को प्रवाहित किया तो यहाँ पे दो शंकु जैसे आकृति बन रहे हैं जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। तो ये हो गया आपका टिंडल प्रभाव। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अगला क्या है। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अपवहन। ठीक, अपवहन हम इसमें देख लेते हैं कि अपवहन क्या होता है। ठीक, जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध साल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं तथा इसमें प्रयोग किया गया जो उपकरण होता है वह अपवाहक कहलाता है। दोस्तों थोड़ी सी नॉइज हो रही होगी, बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम, तो आप थोड़ा कष्ट सहिएगा। बाहर रोड पे कोई कुछ भी करे उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अपने टॉपिक को। तो अपवहन क्या होता है दोस्तों, जब अशुद्ध साल को, मान लीजिए कोई अशुद्ध साल है, उसको हमने एक अर्धपारगम झिल्ली में भर लिया है। ठीक, उसको अर्धपारगम झिल्ली में भरने के बाद किसी जल से भरे पात्र में हमने उसको लटका दिया। ये देखिए हमने लटका दिया, देखिए लटक गया, ये लटक गया। तो इसको हमने लटका दिया। अब क्या हो रहा है ये भी देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब लटका दिया हमने तो क्या हो रहा है, इसमें जो अशुद्धियाँ घुली थी, ये अशुद्ध साल में जो अशुद्धियाँ थी ये धीरे धीरे निकल कर विसरित होकर ये जल में जाने लगी हैं। ठीक, ये देखिए अशुद्धियों के कण जो हैं वो धीरे धीरे इससे निकल कर जल में आने लगे हैं और जो शुद्ध साल है वो इस झिल्ली में शेष बच जाता है। यही प्रक्रिया जो होती है दोस्तों ये अपवहन कहलाती है। इस पर हमने वीडियो बनाया है पहले भी, वहाँ से आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे तो भी ठीक है, यहाँ भी सीख लीजिए। तो ये आपका हो गया अपवाहक झिल्ली हो गया, ये जल के कण हो गए, ये आपके अशुद्धि के कण हो गए और ये कोलाइडी कण जिसे हम शुद्ध साल कहते हैं ये हो गया। ठीक, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक पे भी हमने वीडियो बनाया है। तो एंजाइम उत्प्रेरक जो होते हैं दोस्तों, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं दोस्तों। तो एंजाइम उत्प्रेरक जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं कि उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक, वो किसी भी अपक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उस अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरित करके। तो यह केवल विशेष अपक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है तो वह केवल एक विशेष अपक्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा, हर किसी अपक्रिया को एक एंजाइम नहीं उत्प्रेरित कर पाएगा। बहुत सारी अपक्रियाएं होती हैं, अलग अलग अपक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए अलग अलग एंजाइम यूज किए जाते हैं। तो इसका आप एक एग्जाम्पल आसान सा लिख देंगे। सुक्रोज को जब हम जल में घोलते हैं तो इसमें इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक, जल के साथ जब अपकृत करते हैं तो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यह ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूट जाता है, मतलब यह वियोजित हो जाता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। इसमें अपक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य क्या कर रहा है, इन्वर्टेज एंजाइम कर रहा है। ठीक, यहाँ पे जो उत्प्रेरित करने का कार्य कर रहा है वो इन्वर्टेज एंजाइम कर रहा है। इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा जो है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत कण संचलन क्या होता है। ठीक,
तो वैद्युत कण संचलन को चलिए हम देख लेते हैं कि वैद्युत कण संचलन क्या होता है। जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोलाइडी विलयन है, ये कोलाइडी विलयन हमने यू आकार की नली में भर रखा है और इसमें जब हम कोलाइडी विलयन भरे हैं तो उस कोलाइडी विलयन में हम दो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को लगा रहे हैं। एक हमने कैथोड लगाया, एनोड लगाया। कैथोड आपका यहाँ पे नेगेटिव है और एनोड जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने दो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को जब लगाया तो इन आवेशित इलेक्ट्रोडों को लगाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे एक बल कार्य करने लगा जिसे हम कूलाम बल भी कहते हैं। तो उसमें आकर्षण बल के कारण ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होते हैं कि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर ये कण आकर्षित होने लगे। तो जब इसको लगाया हमने तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो कोलाइडी कण थे वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगे। ये निगेटिव कोलाइडी कण ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगे जो एनोड की ओर जाने लगे और यहाँ जाके ये इकट्ठा होने लगे। ठीक, तो ये रहा आपका वैद्युत कण संचलन, इसे हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। तो दोस्तों जो हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है वो है हार्डी-सुलजे का नियम। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है, ये आगे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों किसी आयन की जो संयोजकता होती है वो जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता अधिक होगी। हमने आपको स्कंदन वहाँ पर पढ़ा है, इसको हमें पहले बताना था कि हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है। वैसे हमने पहले शॉर्ट वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे कि हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है कि किसी आयन पे जितनी मतलब उसकी वैलेंसी जितनी अधिक होगी, मतलब उस पे जितने ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा उसकी स्कंदन करने की क्षमता होगी। ठीक, सीधे से एकदम आसान भाषा में लिखा है कि जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिया है Al+3 Ba+2 Na+1। यहाँ पे हमने डायरेक्शन जो लगाया है, एरो का डायरेक्शन लगाया है वो घटते हुए क्रम में बनाया है, जिसे Al+3 की जो स्कंदन करने की क्षमता है वो ज़्यादा है। ठीक, सबसे ज़्यादा इसमें किसकी स्कंदन क्षमता है वो Al+3 की है, एल्यूमिनियम की है। यहाँ पे फिर इसके बाद बेरियम का हो जाएगा आपका Ba+2 और उससे कम जो होगा वो सोडियम का होगा। सबसे कम जो होगा वो सोडियम का होगा क्योंकि इस पे जो इसकी संयोजकता है, इस पे जो चार्ज है वो सबसे कम है, इसलिए इसकी जो स्कंदन करने की क्षमता होगी वो सबसे कम होगी। और इस पे जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका स्कंदन करने का क्षमता सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो हार्डी-सुलजे का नियम ये एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। तो ये हो गया आपका जो 5-6 टॉपिक हमने बताया, ये आपका इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा हमने स्पीड अपना बढ़ाए रखा है क्योंकि हमने पहले भी इन टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियोज़ में बता दिया है टॉपिक वाइज, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर ना समझ में आए तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।